हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, जय श्री राम। तो आज अपन राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है वो अपन शुरू करेंगे। कल्चर अपन ऐसे शुरू करेंगे कि जो राजस्थान की छोटी से छोटी एग्ज़ाम होती है पशु परिचर, और बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम होती है आरएएस, उन सब में अपने काम आ जाएगा, ऐसा अपन कल्चर करेंगे। ज़्यादा कहानियों पे फोकस नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट फोकस करेंगे, बातें ज़्यादा नहीं करेंगे अपन। ठीक है। और जो कल्चर सब्जेक्ट है ये मेरे हिसाब से ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन जितने अधिक मॉडर्न होते जा रहे हैं उतनी अपनी संस्कृति को, अपनी पूर्वजों की बातों को, अपनी माताओं बहनों की जो त्योहार वगैरह इन सबको भूलते जा रहे हैं, इनको ढोंग समझते जा रहे हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए रहना है अपने को। तो कला एवं संस्कृति है वो अपन शुरू करते हैं आज। आपके राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, उसमें लगभग 10 क्वेश्चन तो आपको, अगर 100 क्वेश्चन अपन एवरेज मान के चले तो 10 क्वेश्चन आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति से मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है। सबसे पहले अपन एक सिलेबस का ओवरव्यू देख लेते हैं। अपन ये देख लेते हैं कि किस हिसाब से अपन कौन कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे अपने को थोड़ी सहूलियत हो जाती है, आपको पता भी चल जाएगा कि अपना कितना सिलेबस हो गया है, कितना रह गया है। तो अपन सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। तो राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है, इसमें सबसे पहले अपन देखें तो जो राजस्थान में अपन विभिन्न त्योहार मनाते हैं, विभिन्न जो पशु मेले हैं, धार्मिक मेले हैं, वो सब अलग अलग, जो उर्स मेला लगता है वो सब अलग अलग मेले लगाए जाते हैं, वो सब अपन पहले चैप्टर में देखेंगे, त्योहार एवं मेले। उसके बाद में अपने कुछ लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय है, वो सब अपन अलग अलग इंडिविजुअली अलग अलग टॉपिक में देखेंगे। लोक देवता, लोक देवियाँ और संत संप्रदाय। उसके बाद में कुछ फोक आर्ट्स होती है अपने, जैसे लोक गीत है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, चित्रकला है, हस्तकला है, वो सब अपन अलग अलग टाइप की आर्ट है वो सब इसके अंदर देखेंगे। लोक कलाएं हैं, लोक कलाओं में एक तो लोक गीत है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, एक चित्रकला है, और एक हस्तकला है। ये अपने पास 5 छोटे छोटे टॉपिक है। एक हो गया अपने पास में त्योहार एवं मेले, लोक देवता, लोक देवियाँ, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक है। उसके बाद में संत संप्रदाय है, लोक कलाओं में लोक नृत्य है, लोक गीत है, लोक नाट्य है, चित्रकला है और हस्तकला है। उसके बाद में अपन देखें तो जो राज जैसे कोई भी भाषा होती है, जैसे हिंदी है तो हिंदी में अलग अलग टाइप की भाषाएं होती है। हिंदी में जैसे हरिवंश राय बच्चन है, उसके अलग जैसे कविताएं हैं, उसी तरह से हर भाषा में कुछ ना कुछ साहित्य होता है। तो अपनी जो राजस्थानी भाषा है उसमें भी साहित्य लिखा गया है। तो जो राजस्थानी भाषा का साहित्य है अपन वो सब पढ़ेंगे। और जो भाषाएं एवं जो राजस्थानी भाषा है उसकी जो बोलियां आती है उसके अंदर वो पढ़ेंगे अपन। साहित्य एवं बोलियां।
उसके बाद में अपन देखें तो स्थापत्य कला से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है अपने पास में, छोटी मोटी स्थापत्य कला से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है, वो अपन देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्थापत्य कला। स्थापत्य में अपने पास में जैसे एक तो राजस्थान में विभिन्न दुर्ग है, उन सबको अपन पढ़ेंगे। दुर्ग के बाद में कुछ महल है, कुछ छतरियां हैं, मंदिर है। ये राजस्थान की कुछ फेमस फेमस दुर्ग, महल, छतरियां, मंदिर है, वो सब अपन स्थापत्य कला में देखेंगे। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे टॉपिक बच जाते हैं अपने पास में, जैसे वाद्य यंत्र है, आभूषण है, रीति रिवाज है, वो सब अपन अलग से देखेंगे। रीति रिवाज है, आभूषण है, वाद्य यंत्र है। ये कुछ मोटे मोटे टॉपिक है, अपन बाकी कुछ रह गया तो अपन बाद में देख लेंगे। बाकी यही सारे मेन टॉपिक है जिनसे ऐसे मान लीजिए कि राजस्थान की हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आता है। एक बार आप इनका या तो पॉज करके लिख लीजिए आपको, या फिर इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइड में जाता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद में अपन सबसे पहला चैप्टर अपना शुरू करते हैं, राजस्थान के त्योहार एवं मेले। राजस्थान के त्योहार एवं मेले। तो त्योहार और मेलों को शुरू करने के लिए अपन एक नॉर्मल सी बात देखते हैं सबसे पहले, कि जो अपन अभी जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो ईस्वी सन वाला कैलेंडर है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च अपन ये सब बोलते हैं, ये ईस्वी सन में आते हैं। उसी तरह से अपने जो राजस्थान के त्यौहार है वो विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। तो ये विभिन्न कैलेंडर होते हैं जो विश्व में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रचलित है। अभी जो ऑल ओवर अपन माने तो वो ईस्वी सन है, वो सभी जगह प्रचलित है। तो अपन एक थोड़ा सा सामान्य ज्ञान के लिए चीज़ें देख लेते हैं कि जो ईस्वी सन जो कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म से शुरू किया गया। ईस्वी सन जो कैलेंडर है वो ईसाइयों के से मान लीजिए आप देवता है, जो मेन भगवान है उनके ईसा मसीह है, उनके जन्म से शुरू किया गया। जो ईस्वी सन है वो ईसा मसीह के जन्म से शुरू किया गया। जो ये ईस्वी सन के आधार पर अपन जो कैलेंडर है जिसको अपन फॉलो करते हैं, जनवरी, फरवरी, ये सब जो जनवरी फरवरी ये सब इनके महीनों के नाम है। ये इनके कुछ राजा हुए, कुछ सम्राट हुए बड़े, कुछ देवता हुए, उनके नाम पर। जैसे अगस्त वो जॉर्ज अगस्त के नाम पे हुआ, जो जो जूलियट है उसके नाम पे जुलाई शुरू हुआ। तो वो अलग अलग इनके, आप कुछ भी मान लीजिए, इनके सम्राट है लोग, उनके देवता हैं, उनके नाम पर, राजाओं के नाम पर ये सब शुरू हुआ। तो जो ईस्वी सन है ईसा मसीह वाला जो अपन कैलेंडर फॉलो करते हैं उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जो भी विश्व स्तर पर फॉलो किया जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं इसको। तो ईस्वी सन है वो ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वर्ष को एक ईस्वी सन मान लिया गया, उसके अगले वर्ष को 2 ईस्वी सन मान लिया गया। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ईस्वी सन शुरू हो गया, जो अभी 2024 ईस्वी सन चल रहा है। इस कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ये कैलेंडर है, ये सूर्य आधारित कैलेंडर होता है। ईस्वी सन कैलेंडर सूर्य आधारित कैलेंडर होता है। जो ईस्वी सन कैलेंडर है ये सूर्य आधारित कैलेंडर होता है, ये अपने को याद रखना है। जो ईस्वी सन है, अपन अपने जो राजस्थान के त्यौहार है वो विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। विक्रम संवत भी अपना एक कैलेंडर है। तो जो ईस्वी सन है उसके शुरू होने के 57 साल पहले, ईस्वी सन के शुरू होने के 57 साल पहले, ईस्वी सन के शुरू होने के 57 साल पहले विक्रम संवत शुरू हुआ था।
ईस्वी सन शुरू होने के 57 साल पहले विक्रम संवत शुरू हुआ। विक्रम संवत किसने शुरू किया? तो विक्रम संवत उज्जैन अपने एक जगह है मध्य प्रदेश में। उज्जैन के एक महाराजा थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने श- शकों को हराकर जब उनका राज्य स्थापित हुआ तो उस स्थापित हुए वर्ष को उन्होंने एक विक्रम संवत दिया। तो विक्रम संवत वो विक्रमादित्य ने शुरू किया था। जो ये विक्रम संवत कैलेंडर है, ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। विक्रम संवत जो कैलेंडर है वो चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। ईस्वी सन अपन ने देखा सूर्य आधारित कैलेंडर है। ये अपने को मेन मेन चीज़ें इन दोनों के लिए याद रखनी है। उसके बाद में अपन देखते हैं जो ईस्वी सन शुरू हुआ था उसके 78 साल बाद, ईस्वी सन शुरू होने के 78 साल बाद शक संवत शुरू हुआ। ईस्वी सन शुरू होने के 78 साल बाद शक संवत शुरू हुआ। शक संवत है वो एक राजा थे कनिष्क, राजा कनिष्क ने शुरू किया। राजा कनिष्क ने शक संवत शुरू किया। जो अपनी भारत सरकार है, भारत सरकार ने 1957 में, भारत सरकार ने 1957 में शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया। 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया। अपन ने जो विक्रम संवत अभी पढ़ा है, विक्रम संवत जो चंद्रमा आधारित है, इसके ऊपर अपन अपने त्योहार मनाते हैं। ये नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, नॉर्मल देख रहे हैं अपन। नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो विक्रम संवत है। अब अपने से जो चीज़ पूछी जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, पोज करके लिख लीजिए तो एक बार इसको। अब अपने जो ईस्वी सन है वो कौन सा ईस्वी सन चल रहा है? ईस्वी सन है वो 2024 चल रहा है। अब विक्रम संवत है वो ईस्वी सन के 57 साल पहले शुरू हो गया। पहले शुरू हो गया मतलब जब एक ईस्वी सन आई उस दिन 57 वर्ष विक्रम संवत के हो चुके थे। मतलब जब एक ईस्वी सन थी उस दिन 57वां विक्रम संवत था। तो 2 ईस्वी सन को 58वां विक्रम संवत हो गया। 57 वर्ष पहले शुरू हुआ ये। तो आज जैसे 2024 ईस्वी सन चल रहा है तो आज विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? तो अपन इसमें 57 जोड़ देंगे, क्योंकि जब एक ईस्वी सन निकालनी थी तो उसमें 57 जोड़ दिया अपन ने, क्योंकि 57 वर्ष पहले शुरू हो गया था वो। तो 2024 है उसमें अपन 57 जोड़ देंगे। 57 जोड़ेंगे तो ये आएगा 2081। तो अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? तो विक्रम संवत 2081 चल रहा है। अपना देश आज़ाद कब हुआ? 1947 को। तो विक्रम संवत कौन सा था उस दिन? उसमें 57 जोड़ देंगे अपन, तो ये हो गया 2004। तो अपना देश तो विक्रम संवत के आधार पर 21वीं सदी में आज़ाद हुआ है, मतलब उन्होंने पहले ही शुरू कर लिया था अपना कैलेंडर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने पास में कि विक्रम संवत है वो निकालने के लिए ईस्वी सन में क्या जोड़ेंगे, ऐसा कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो अपने को ध्यान में रखना है। 57 वर्ष जोड़ेंगे। जो शक संवत है वो 78 ईयर बाद में शुरू हुआ। तो अब आप देख लीजिए, विक्रम संवत अपने को निकालना है। विक्रम संवत निकालने के लिए ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ते हैं अपन। वैसे ही शक संवत निकालने के लिए जोड़ेंगे या घटाएंगे, आप बताओ। शक संवत निकालने के लिए ईस्वी सन में से अपन 78 घटा देंगे तो अपने पास में शक संवत आ जाएगा। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ये भी लिख लीजिए आप एक बार।
इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो राजस्थान के जो त्योहार और मेले हैं वो विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। तो राजस्थान के त्योहार हैं वो विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। राजस्थान के त्योहार है विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। राजस्थान के त्योहार है ये विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। विक्रम संवत जो कैलेंडर है मैंने अभी आपको बताई, ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है। विक्रम संवत जो कैलेंडर होता है ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है। चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो 15 दिन तक बढ़ती है, फिर 15 दिन तक घटती है। तो वैसे अपने को याद रखना है कि ये जो अपने करवा चौथ मनाती हैं महिलाएं और अलग अलग प्रकार की चौथ चौथ मनाती है, अपने दो पखवाड़े होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, वो किस आधार पर होता है? वो चंद्रमा के आधार पर होता है। चंद्रमा की जो कलाएं होती है उनके आधार पर ही होता है। अब चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो ईसवी सन में जो महीने चलते हैं, ईसवी सन में महीने कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो जो विक्रम संवत है उसमें चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, उसमें महीना है, एक महीना वो 29.5 दिन का एक महीना होता है। 29.5 दिन का एक महीना होता है विक्रम संवत में। अब 29.5 दिन का एक महीना होगा तो अपन ईसवी सन से पीछे रह जाएंगे। ईसवी सन में 365 या फिर 366 दिन होते हैं एक वर्ष में। अब 1.5 दिन यहाँ से कम हो गया, कुछ महीनों में 1.5 दिन हो गया, कुछ महीनों में आधा दिन हो गया। ऐसे कुल मिला के अपन अगर देखें तो जो विक्रम संवत होता है उसमें एक वर्ष है वो 354 दिन का ही होता है। 354 दिन का वर्ष होता है एक। ईसवी सन में कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है, 366 दिन का होता है। तो 354 या फिर 355 दिन का एक वर्ष होता है विक्रम संवत में। अब अपन इसका अंतर देखें अगर अपन तो लगभग 11 दिन आ जाते हैं अपने पास में। 11 दिन है वो विक्रम संवत में ईसवी सन की बजाय कम पड़ गए एक वर्ष में। 11 दिन ईसवी सन की बजाय विक्रम संवत में कम पड़ गए एक वर्ष में। तो एक वर्ष में 11 दिन हो गए, दूसरे वर्ष में 11 दिन हो गए, तीसरे वर्ष में 11 दिन हो गए, तो कुल कितने दिन हो गए? 33 दिन। 3 वर्ष में अपन विक्रम संवत वाले ईसवी सन से एक माह आगे निकल गए, 1 माह और 2 दिन आगे निकल गए। तो अपन कई बार देखते हैं ना कि जो अपने घर वाले हैं वो सब बोलते हैं कि आज छठ भेड़ी है, मतलब आज 2 छठ है भाई, छठ और साते भेड़ी है दोनों। तो अपन अपने पास में अपन एकदम फ्लेक्सिबल है विक्रम संवत वाले, भाई अपन कम भी कर देंगे। अब की बार साते 2 है ऐसे बोलती है अपनी महिलाएं घर पे। तो जो आज भी सप्तमी मना ली, कल भी सप्तमी मना ली। तो अब अपन ऐसा तो है नहीं कि जो ईसवी सन है उसके आधार पर भाई विक्रम संवत है उसके आधार पर ही अपनी सारी चीज़ें जो मनाने लग जाएं। अगर अपन उसके आधार पर मनाने लग जाएंगे तो 2 सप्तमी आती है, तो अपन भाई छुट्टी किस दिन की करें? और कोई मान लो अपने को कुछ प्रोग्राम वगैरह करना है तो किस दिन करेंगे? वो पहली वाली सप्तमी को करेंगे या दूसरी वाली सप्तमी को करेंगे? कुछ लोग हैं वो पहली वाली को करेंगे, कुछ लोग हैं वो दूसरी वाली को करेंगे। तो वो अपन एक राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपन नहीं मान सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास में 33 दिन है वो 3 वर्ष में विक्रम संवत में कम पड़ गए, ज़्यादा हो गए, ईसवी सन से अपन आगे निकल गए। तो अपन क्या करेंगे, जो अपन यहाँ पे 3 वर्ष होने के बाद में 1 माह अतिरिक्त जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए कि जो दिवाली है, अपन देखते हैं कई बार दिवाली अक्टूबर में आती है, उसके अगले साल दिवाली थोड़ा सा और आगे खिसक जाती है। अक्टूबर के मान लीजिए पहली बार आई वो 15 अक्टूबर को आई, दूसरी बार 25 अक्टूबर को आ गई, उसके बाद में 5 नवंबर को आ गई। अब जैसे ही 15 नवंबर को दिवाली आने वाली होती है तो भाई माताएं बहनें हैं, जो पूर्वज है, उन्होंने जो ये कैलेंडर शुरू किया था, उन्होंने बोला कि अपने पास हर चीज़ का समाधान है। तो उन्होंने क्या किया कि एक अधिक मास जोड़ दिया। भाई दिवाली कभी तो नवंबर में आ रही है, अगर अपन अधिक मास नहीं जोड़ते तो भरी धूप में अपन जून में दिवाली मना रहे होते कई बार। तो उससे बचने के लिए अपन ने क्या किया, भाई जो त्यौहार है वो अब हरियाली अमावस्या है, तो हरियाली अमावस्या है वो हरियाली हो तभी आनी चाहिए। वो मौसम देख के ही हर त्यौहार मनाया जाता है। तो दिवाली है वो सही टाइम पे आई, इसके लिए अपन ने इसमें एक अधिक मास जोड़ दिया। जो विक्रम संवत अपना कैलेंडर था उसमें एक अतिरिक्त मास जोड़ दिया 3 वर्ष बाद।
3 वर्ष बाद एक अतिरिक्त मास जोड़ दिया। ये जो अतिरिक्त मास अपन ने जोड़ा है इसको अधिक मास बोलते हैं। आपने सुना होगा घर पे मम्मियों से कि अब की बार अधिक मास है। तो ये जो अधिक मास है ये अपन ने जो ईस्वी सन है उसके बराबर होने के लिए भाई 11 दिन कम पड़ गए थे एक वर्ष में, दूसरे दिन में 11 दिन कम पड़ गए, तीसरे वर्ष में 11 दिन कम पड़ गए। तो ये जो दिन कम पड़े हैं इसको ईस्वी सन के बराबर अपने कैलेंडर को करने के लिए अपन ने अधिक मास जोड़ दिया। तो ये जो अधिक मास अपन ने जोड़ा है ये 3 वर्ष बाद आता है। अधिक मास है वो 3 वर्ष बाद आता है। अधिक मास है वो 3 वर्ष बाद आता है। तो 3 वर्ष बाद जो अधिक मास जिस वर्ष में होता है उस वर्ष को तेरूढ़ी वर्ष बोलते हैं, क्योंकि उसमें 13 महीने होते हैं। इस वर्ष को तेरूढ़ी वर्ष बोलते हैं क्योंकि इसमें 13 महीने होते हैं। तो ये अपने को सारी चीज़ें याद रखनी है। इसमें जो अपने जो त्यौहार है वो विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है। ये इसमें एक महीना है वो 29.5 दिन का होता है। एक वर्ष है वो 354 दिन का हो गया। 354 दिन का हो गया तो अपन ईस्वी सन से पीछे रह गए तो अपने को भाई उसके बराबर आना है। बराबर आने के लिए अपन एक अधिक मास जोड़ देते हैं। तो अधिक मास अपन जोड़ेंगे, जिस वर्ष में ये जोड़ेंगे उसको तेरूढ़ी वर्ष बोलेंगे। ये अपने को याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, लिख लीजिए पॉज करके। अब आप आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि अभी जो अपनी जो पीढ़ी चल रही है वो ऐसे मान लीजिए कि अंतिम पीढ़ी है, क्योंकि अपनी जो बहनें हैं उनको ये नहीं पता है कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी भाद्रपद चल रहा है या फिर श्रावण चल रहा है। अपनी जो संस्कृति है अपन उससे दूर भागते जा रहे हैं। तो अपन जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं उतनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। अपने को ऐसा नहीं करना है। अपनी जो माताएं बहनें हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो अंतिम पीढ़ी है जिनको ये त्योहारों का पता है, क्योंकि अपनी बहनें हैं उनको कुछ ही नहीं पता इन सब का। तो ऐसा नहीं करना, अपने को संस्कृति से जुड़े हुए रहना है। भारत संस्कृति में सबसे समृद्ध देश है विश्व में। अब जो विक्रम संवत में जो महीने होते हैं, विक्रम संवत में जो महीने होते हैं, विक्रम संवत में जो महीने होते हैं वो सब है जो चंद्रमा की कलाएं होती है। कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, वो अपने जो जो विक्रम संवत का जो कैलेंडर होता है वो सूर्य की कलाओं पर आधारित होता है। सूर्य की कलाएं कैसी होती है वो अपन एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पहले। कोई भी जैसे अपन, आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा, अपना जो हिंदी वर्ष है वो चैत्र से शुरू होता है। वो अपना चैत्र से शुरू होता है। तो जो चैत्र मास है उसमें पहले आता है कृष्ण पक्ष। 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। उसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष। 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। 1 से 15 दिन का कृष्ण पक्ष हो गया, फिर 1 से 15 दिन का शुक्ल पक्ष हो गया। तो अपन जो ये 15 दिन कृष्ण पक्ष के हैं और 15 दिन शुक्ल पक्ष के हैं, ये सब मिला के एक महीना बनाते हैं चंद्रमा की कलाओं के आधार पर। चंद्रमा है वो शुरू के 15 दिन तक घटता है। कौन से पक्ष में घटता है? कृष्ण पक्ष में घटता है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ होता है काला। काला मतलब चंद्रमा और अधिक काला होगा, जितना है उससे काला होगा। शुक्ल पक्ष का अर्थ क्या होता है? शुक्ल का अर्थ होता है चमकना या रोशनी। तो जो शुक्ल पक्ष है उसमें सूर्य जितना अभी डार्क है, जो डार्क मून है वो लाइट मून की तरफ बढ़ेगा, वो रोशनी की तरफ बढ़ेगा, पूर्णिमा की तरफ बढ़ेगा। तो जो कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है, कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को अमावस्या बोलते हैं। कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को अमावस्या बोलते हैं। शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को पूर्णिमा बोलते हैं। कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन है उसको अमावस्या बोलते हैं। शुक्ल पक्ष का 15वां दिन है उसको पूर्णिमा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आज है, जो सूर्य है वो पूरा दिख रहा है,
जो चंद्रमा है वो पूरा दिख रहा है। जो कृष्ण पक्ष में क्या होता है, कृष्ण पक्ष में अपन डार्क मून की तरफ बढ़ते हैं कि भाई ये जो अमावस्या जिस दिन है उस दिन कुछ भी नहीं दिख रहा अपने को, एकदम काला दिख रहा है जो चंद्रमा है वो। तो ये जो पूरा दिख रहा है इस अगले दिन थोड़ा कम दिखेगा, उसके अगले दिन थोड़ा कम दिखेगा, उसके अगले दिन अपने को आधा दिखेगा। तो ये ऐसे कम होते होते हुए ये जो अपना जो फुल मून होता है वो डार्क मून हो जाता है। इस दिन फुल मून मतलब पूर्णिमा नहीं होता, पूर्णिमा के अगला दिन होता है। अब पहले क्या होता है, जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी 1 तारीख शुरू हुई, उसका जो प्रथम जो तिथि है वो शुरू हुई। प्रथम तिथि के बाद में अमावस्या आ गई 15वें दिन, 15वें दिन अमावस्या आ गई, उसके अगले दिन से शुक्ल पक्ष शुरू हो गया और वापस से 15वां दिन आ गया तो पूर्णिमा आ गई। यहाँ पे अमावस्या थी, यहाँ पे पूर्णिमा थी। अब पूर्णिमा के बाद में वापस ये पहला दिन आ जाता है, पूर्णिमा के बाद में ये वापस पहला दिन आ जाता है, कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। पूर्णिमा के बाद में कृष्ण पक्ष शुरू होगा, उसके बाद में 15 दिन बाद अमावस्या आएगी, उसके 15 दिन बाद में पूर्णिमा आएगी। तो अपन ने जो ये चीज़ देखी इसमें अपने को एक चीज़ पता चलती है कि अपन जहाँ से शुरू करते हैं उसके बाद में अपन डिक्रीज होते हैं। शुरुआत अपन डिक्रीज की तरफ करते हैं और अंत अपन इंक्रीजमेंट की तरफ करते हैं, अपन रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन अंधकार की तरफ बढ़ते हैं, अमावस्या होती है इस दिन, उसके बाद में अपन पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अपने को याद रखना है कि पहले क्या कौन सा पक्ष आता है, बाद में कौन सा पक्ष आता है, किस पक्ष में अमावस्या होती है। कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है, ये अपने को याद रखना है। आप लिख लीजिए एक बार इसको। अब एक चीज़ देखते हैं अपन कि अपना जो विक्रम संवत है उसके आधार पर जो विभिन्न महीने होते हैं उनमें अपना जो ईस्वी सन है उसके आधार पर जो नया महीना होता है, अपना जो नई साल शुरू होती है वो जनवरी से शुरू होती है। लेकिन जो विक्रम संवत है उसके आधार पर अपना नया वर्ष है वो चित्र से शुरू होता है। चित्र माह होता है एक अपने, जो नक्षत्रों के आधार पर अपने विभिन्न महीनों के विक्रम संवत में नाम रखे गए हैं वो अपन देखेंगे आगे। चित्र होता है, उस चित्र में पहले क्या आता है, पहले आएगा कृष्ण पक्ष, उसके बाद में आएगा शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष के 1 से लेकर 15 दिन हो गए, इस दिन अमावस्या हो गई। तो शुक्ल पक्ष का पहला दिन है, शुक्ल पक्ष का पहला दिन है, इस दिन अपन नववर्ष मनाते हैं। शुक्ल पक्ष के चित्र माह के पहले दिन मतलब प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष मनाते हैं। चित्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, एक को अपन प्रतिपदा भी बोलते हैं, याद रखना ये। चित्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अपन हिंदू नववर्ष मनाते हैं, इसको हिंदू नव संवत्सर भी कहते हैं। हिंदू नव संवत्सर भी कहते हैं। अब आपने एक चीज़ देखी कि जो यहाँ पे अब मान लीजिए अभी 2024 है वो चल रहा है, 2024 चल रहा है वो विक्रम संवत के हिसाब से 2081 विक्रम संवत चल रहा है। अभी अपन ने देखा 2081 जो विक्रम संवत चल रहा है वो कब शुरू हुआ, वो जो 2081 का 2081 है वो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुरू हुआ। तो अपन ने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे तो है 2081, यहाँ पे नया वर्ष शुरू हुआ ना, और यहाँ पे क्या है 2080, क्योंकि यहाँ पे अभी नया वर्ष शुरू नहीं हुआ है। तो चैत्र एक ऐसा माह है जिसमें जो दोनों पक्ष होते हैं वो अलग अलग वर्ष में होते हैं, ये अपने को याद रखना है। चित्र माह के जो दोनों पक्ष होते हैं वो अलग अलग वर्ष के होते हैं विक्रम संवत के आधार पर, आप ये चीज़ लिख लीजिए।
अपन देखते हैं कि जो महीनों के नाम हैं अपने पास में, चित्र ये मैंने कहाँ से लिखा, चित्र कहाँ से आया? तो जो हिंदी महीनों के नाम हैं, वो हिंदी महीनों के नाम वो पूर्णिमा पर जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र मतलब जो भूगोल में अपन देखें तो जो नक्षत्र देखते हैं अपन, नक्षत्रों में जो चित्रा है वो उसके नाम पर चित्र नाम रखा गया पहले महीने का। विशाखा के नाम पर वैशाख रखा गया, ज्येष्ठा के नाम पर ज्येष्ठ नाम रखा गया, पूर्वाषाढ़ा के नाम पर आषाढ़ नाम रखा गया, श्रवण के नाम पर सावन रखा गया, पूर्वा भाद्रपद के नाम पर भाद्रपद रखा गया, अश्विनी के नाम पर अश्विन रखा गया, कृतिका के नाम पर कार्तिक रखा गया। कृतिका, अश्विनी ये क्या है? ये पूर्णिमा पर जो नक्षत्र होते हैं वो है। इसमें लिखा हुआ है विक्रम संवत के एक महीने में दो पक्ष होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा पर जो नक्षत्र होता है, जिस माह में पूर्णिमा आ रही है उस पूर्णिमा पर कौन सा नक्षत्र है, जो ज्योतिष शास्त्र में अपन पढ़ते हैं, वो जो नक्षत्र होता है उसके नाम पर विक्रम संवत के महीनों के नाम लिखे गए हैं। ये सारे अपने को देखने हैं। अपने को ये याद नहीं रखना है कि नक्षत्र कौन सा है, लेकिन अपने को ये नाम याद रखने हैं, चित्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ये मैं भी आपको याद करवाता हूँ। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर जनवरी है, ये यहाँ पर फरवरी है, यहाँ पर मार्च है, यहाँ पर अप्रैल है, मई है, यहाँ पर जून है, यहाँ पर जुलाई है, यहाँ अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर हो गया, ये सब अपने को आते हैं। दिसंबर है। अब अपन इससे याद करेंगे हिंदी महीनों के नाम किस किस महीने में आते हैं। ईस्वी सन के अपने को याद है, अपन इससे कई बार ऐसे क्वेश्चन देखा है मैंने कि ऐसे पूछ लेते हैं कि जो नववर्ष है वो किस माह में आता है। ईस्वी सन के हिसाब से, ईस्वी सन के हिसाब से जनवरी में आता है, लेकिन जो हिंदू नववर्ष है वो ईस्वी सन के किस माह में आता है। तो वो अपने को याद रखना है कि जो मार्च और अप्रैल होता है, मार्च और अप्रैल में चित्र शुरू होता है। भाई 15 दिन इसके मान लीजिए, आप 15 दिन इसके मान लीजिए, 15 मत मानिए, 20 दिन इसके मान लीजिए, 10 दिन इसके मान लीजिए। ऐसे इन दोनों में लगभग ये महीना है वो रहता है, चैत्र माह मार्च और अप्रैल में रहता है। तो नववर्ष है वो मार्च अप्रैल अगर आ गया अपने पास में, तो हिंदू नववर्ष है वो मार्च अप्रैल दोनों महीनों में किसी भी महीने में आ सकता है। उसके बाद में ये तो हो गया चैत्र। चैत्र के बाद में आता है वैशाख, अभी अपन ने नाम देखे थे उधर, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ये आप बार बार बोलिएगा, आपने को याद हो जाएंगे। ये अपने लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि ये नाम अपने को पढ़ने पड़ रहे हैं और ये याद करने पड़ रहे हैं। अपने को ये नाम याद होने चाहिए इन जनवरी फरवरी इनसे भी पहले। चित्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। ये अपने को याद रखने हैं। चित्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, अपन इसको 4-5 बार बोलेंगे तो अपने को याद हो जाएंगे। चित्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। चित्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। मार्गशीर्ष, पोष, माघ, फाल्गुन। मार्गशीर्ष, पोष, माघ, फाल्गुन। चित्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़,
श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये अपने को रटनी पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। और बाकी अपन इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे, चित्र में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, कौन कौन से मेले आते हैं, तो अपने को अपन नोट्स बनाएंगे तो उनमें अपने को याद हो जाएंगी ये। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो चीज़ मैं और बता दूं आपको इसमें, कि जो चित्र होता है, चित्र में नववर्ष आता है, हिंदू नववर्ष, ये अलग से फैक्ट अपने को याद रखना है। हिंदू नववर्ष है वो चित्र में आता है। जो भाद्रपद जो महीना है, इसमें सर्वाधिक त्योहार आते हैं। कोई पूछ ले अपने को सर्वाधिक त्योहार किस में आते हैं भाई, तो सर्वाधिक त्योहार है वो भाद्रपद में आते हैं। जो पोष और मार्गशीर्ष जो महीने हैं, उसमें कोई त्योहार नहीं आता। तो मार्गशीर्ष और जो पोष महीना है, इसमें कोई त्योहार नहीं आता। अब ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। अब अपन देखते हैं कि जो राजस्थान के जो त्योहार है विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं, जो चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, उसमें सबसे पहला त्योहार कौन सा होता है और सबसे आखिरी त्योहार को क्या कौन सा होता है। एक बार ऐसे आरएस में क्वेश्चन आया है कि, एक लाइन लिख रहा हूं मैं, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये क्वेश्चन आया एक बार आरएस मेंस में कि इस लाइन से आप क्या समझते हैं। तो ये जो लाइन है, इसमें एक तो नाम आ रहा है तीज, जो एक त्योहार का नाम है। इसमें एक तो नाम आ रहा है तीज, और एक आ रहा है गणगौर। ये दोनों नाम आपने आसानी से सुने होंगे अपने घर परिवारों में, समाज में, इन सब में। तो जो तीज है, उसके लिए अपने बोला गया है कि तीज त्योहारा बावड़ी। बावड़ी का अर्थ क्या होता है, राजस्थानी में बावड़ी का अर्थ होता है वापस आना। राजस्थानी में बावड़ी का अर्थ होता है वापस आना। तो अपन जैसे कई बार बोलते हैं ना, कि अपने बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि भाई कोई किसी काम के लिए जाता है कि तू जहाँ पे भी है वहाँ से वापस बावड़ जा, तू जठे भी है बेटा से और वापस बावड़ जा। तो वो बावड़ी का अर्थ यही होता है, वापस आना होता है। तो तीज है वो त्योहारों को लेकर वापस आ रही है, इसका मतलब ये हो गया। और ले डूबी गणगौर, गणगौर है वो त्योहारों को लेकर डूब गई है। तो अपन ने जो अभी महीनों के नाम देखे, उनमें तीज कब आता है और गणगौर कब आता है। तो जो तीज है वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तीज से क्या पता चल रहा है अपने को, तीज का मतलब होता है तृतीया। तीज का मतलब होता है तृतीया। तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने जो त्योहार है वो शुरू होते हैं तीज से। गणगौर है, उससे अपने त्योहार है उनका एंड होता है। गणगौर कब आता है, गणगौर चित्र में आता है, चित्र मास की शुक्ल पक्ष की। भाई ये तीज को आ रहा ना, तो ये भी तीज को ही आएगा। ये तृतीया को आ रहा है तो ये भी तृतीया को ही आएगा। ये कोई फिक्स नहीं है, बस अपन याद करने का तरीका देख रहे हैं। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो अपने जो त्योहार है वो तीज से शुरू होते हैं। श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है, गणगौर है वो चित्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को होती है। यहाँ से अपने त्योहार लगभग खत्म हो जाते हैं। उसके बाद कुछ छोटे मोटे मेले बचते हैं अपने पास में, वही सब आएंगे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए आप एक बार। अब अपन ये जो त्योहार है इनको इंडिविजुअली चालू करेंगे। भाई जो महीने हैं, भाई सबसे पहला जो महीना होता है उसके अंदर कौन सा त्यौहार आता है। जो दूसरा महीना होता है चैत्र में कौन सा त्यौहार आएगा। उसके अगले महीने में वैशाख में कौन सा त्यौहार आएगा, वो अपन इंडिविजुअली चालू करेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले
चित्र माह शुरू करेंगे अपन। सबसे पहला महीना वो चित्र ही होता है, नववर्ष है वो चित्र में होता है। तो अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हर बार। इधर लिखेंगे अपन कृष्ण पक्ष, इधर लिखेंगे अपन शुक्ल पक्ष। अब जो चित्र होता है उसमें जो सबसे पहला दिन होता है, चित्र सबसे पहले तो मार्च अप्रैल में आता है। मार्च अप्रैल में अपन नॉर्मली ऐसे याद करें तो अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च में भी क्या आएगा, होली आएगी, सबसे बड़ा जो त्यौहार है। तो होली है वो चित्र के पिछले वर्ष में आती है, मतलब श्रावण में आती है। होली है वो चित्र के पिछले महीने में आती है। तो जो पिछला वर्ष हो गया, मतलब चित्र से नया वर्ष शुरू हो रहा है, चित्र के पिछला जो वर्ष था उसके अंतिम दिन है होली आती है। मतलब अभी नया साल आएगा अपने पास में, जो ये कृष्ण पक्ष आएगा 15 दिन उसके निकल जाएंगे, उसके बाद में होली के बाद में 15 दिन निकलने के बाद में अपने पास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नया वर्ष आएगा। कृष्ण पक्ष है उसमें अपने पास अपन मेन त्यौहार देखते हैं। सबसे पहले दिन होली के अगले दिन क्या आता है अपने पास में, होली के अगले दिन आता है दुलंडी। तो जो एकम होती है, कृष्ण पक्ष की जो एकम होती है उस दिन दुलंडी का त्यौहार होता है। कृष्ण पक्ष की जो एकम होती है उसको दुलंडी का त्यौहार होता है, ये अपने को याद रखना है जी। जो होली होती है उसके अगले दिन दुलंडी आती है। अब जो होली आएगी अभी उसके 8 दिन बाद में अपन देखेंगे कि होली की बाद में 8वें दिन जो अष्टमी आएगी, अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी आएगी। शीतलाष्टमी है उसको बाशोड़ा भी बोलते हैं। एक जगह है अपनी चाकसू जयपुर में, वहां पर मेला लगता है शीतला माता का। इसमें गधों की खरीद और फरोख्त होती है, खरीद बिक्री होती है, इसलिए इसको गधों का मेला भी बोलते हैं। चाकसू जयपुर में जो मेला लगता है शीतलाष्टमी के दिन उसको गधों का मेला भी बोलते हैं। इस दिन लोग हैं वो अपनी बैलगाड़ियां लेकर आते हैं, इसलिए इसको बैलगाड़ियों का मेला भी बोलते हैं। ये कुछ मेन कृष्ण पक्ष के त्यौहार है। एकम को दुलंडी आएगी, अष्टमी को 8 दिन बाद अपन देखेंगे शीतलाष्टमी आएगी, शीतलाष्टमी को बाशोड़ा होता है। अब बाशोड़ा मतलब क्या है, बाशोड़ा का मतलब है कि जो अपने जो मम्मी है वो पहले दिन ही खाना बना लेगी। शीतलाष्टमी के दिन ऐसे बोलते हैं कि जो गैस है वो नहीं जलाई जाती, पहले दिन ही खाना बना के रख लेते हैं, अगले दिन पूरे दिन तक वही वो खाते हैं, अपने कुछ नया नहीं बनाते हैं, उस दिन तक गैस चालू ही नहीं करते हैं अपन, इसलिए इनको बाशोड़ा बोलते हैं। बाशोड़ा मतलब जो बासी भोजन होता है अपन उस दिन वो भोजन ही खाते हैं खाली। उसी दिन जयपुर में चाकसू में गधों का मेला लगता है। इस दिन लोग अपनी बैलगाड़ियां ले लेकर आते हैं, इसलिए इसको बैलगाड़ियों का मेला भी बोलते हैं। इसके बाद में जो एकादशी आएगी, एकादशी मतलब 11, एकादशी मतलब 11 होती है। इसके बाद में जो एकादशी आएगी उस एकादशी को जोहर मेला लगता है। जोहर मेला कहाँ लगेगा, चित्तौड़गढ़ में। तो कृष्ण पक्ष की एकम को आएगी धुलंडी, उसके 8 दिन बाद में आएगी शीतलाष्टमी बाशोड़ा, जिस जिस दिन चाकसू जयपुर में गधों का मेला लगता है। इस दिन लोग अपनी बैलगाड़ियां लेकर आते हैं, इसलिए इसको बैलगाड़ियों का मेला भी बोलते हैं। एकादशी को जोहर मेला आएगा जो चित्तौड़गढ़ में लगता है। इसके बाद में अभी मैंने आपको बताया कि जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में एकम को क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। चित्र मास की शुक्ल पक्ष की एकम को नववर्ष होता है, हिंदू नववर्ष, नव संवत्सर भी बोलते हैं इसको। तो शुक्ल पक्ष की एकम है उसको नया साल होता है। इस दिन अपने पास में नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। चित्र है, जो चित्र है वो मार्च अप्रैल में होता है। मार्च अप्रैल में कौन सी ऋतु चल रही होती है, बसंत ऋतु चल रही होती है। तो जो चित्र मास में
एकम के दिन जो नवरात्र शुरू होंगे उनको बसंतीय नवरात्र बोलते हैं, बासंतीय नवरात्र बोलते हैं इसको। सबसे पहले अपन ने देखा कृष्ण पक्ष की एकम को धुलंडी होती है, अष्टमी को शीतलाष्टमी होती है। इस दिन को बाशोड़ा बोलते हैं। चाकसू जयपुर में गधों का मेला लगता है, बैलगाड़ियां लेकर आते हैं लोग। और एकादशी को जोहर मेला होता है चित्तौड़गढ़ में। एकम को नववर्ष होता है, और जो नवरात्र है बासंती नवरात्र वो शुरू होते हैं इसके अंदर में। अपन ने एक महीना देखा था आश्विन। आश्विन महीना है वो कब आता है? देखिए आश्विन महीना वो सितंबर अक्टूबर में आता है। तो सितंबर अक्टूबर में कौन सी ऋतु होती है? सितंबर अक्टूबर में अपने पास में एक चीज़ लिख देता हूँ मैं, साइड में लिख लीजिए आप। जो आश्विन में जो नवरात्र शुरू होते हैं, आश्विन में जो नवरात्र शुरू होते हैं उनको शारदीय नवरात्र बोलते हैं। चैत्र में जो नवरात्र शुरू होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बासंतीय नवरात्र। जो आश्विन में जो नवरात्र शुरू होते हैं उनको शारदीय नवरात्र बोलते हैं। ये अपने को याद रखना है। एकम के बाद में इस माह में आएगी तृतीया। तृतीया को वो त्योहार आएगा जिससे राजस्थानी त्योहारों का अंत होता है। किससे होता है? गणगौर से। अभी अपन ने देखा था। तो तृतीया को गणगौर मनाते हैं अपन। गणगौर के पहले दिन जो द्वितीया होती है, तो तीज और मैंने आपको गणगौर बताया है पीछे। तीज और गणगौर दोनों के पहले दिन सिंजारा त्योहार मनाया जाता है। सिंजारा क्या होता है? सिंजारा के दिन जो मान लीजिए किसी लड़की की सगाई हुई है, तो उसके जो लड़के पक्ष वाले जो होते हैं वो उसके लिए मिठाइयाँ भेजते हैं, श्रृंगार का सामान भेजते हैं। कुछ लोग बेटी के लिए भेजते हैं ससुराल में। तो जो सिंजारा होते हैं इस दिन भाई मेहंदियाँ लगाती है माताएं बहनें, और मिठाइयाँ वगैरह लाते हैं। वो सब उनको है कि ये महिलाओं का त्यौहार है, तो उसके पहले दिन इनका सिंजारा होता है। गणगौर और तीज के पहले दिन सिंजारा होता है। अब गणगौर है, गणगौर के बारे में कुछ फैक्ट अपने को याद रखने हैं कि गणगौर कहाँ कहाँ की फेमस है। तो गणगौर जयपुर और उदयपुर की फेमस है। जयपुर और उदयपुर की गणगौर फेमस है। जयपुर और उदयपुर की गणगौर फेमस है। जेम्स टोड नाम से एक बंदा हुआ था जो इतिहासकार था राजस्थान का सबसे पहला। सिस्टमेटिक रूप से राजस्थान के इतिहास को लिखा था। जेम्स टोड है, वो उदयपुर में रहता था। तो उसने जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। अब गणगौर है वो क्यों मनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। गणगौर जो नाम है, गणगौर जो नाम है इसमें गण का अर्थ होता है शिव। गणगौर में गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती। गण भी बोलते हैं इसको, ईश्वर भी बोलते हैं इसको। तो गण और जो ईश्वर है ये शिव को बोलते हैं। गौर पार्वती, गौर है वो पार्वती को बोलते हैं। एक नाम और है इनका, राई भी बोलते हैं इनको। गौर को राई बोलते हैं। आपने गणगौर पे देखा होगा कि अपनी जो माताएं बहनें वो एक गीत गाती है कि कान कंवर सो बीरो दे, राई सी बोजाई दे, और भाई चांद जैसो तीरो दे। तो इस दिन जो अपनी माताएं बहनें होती है, जो लड़कियां होती है, लड़कियां इस दिन अच्छे पति की, अच्छे भाई की और अच्छी भाभी की कामना करती है और व्रत रखती है इस दिन। तो लड़कों बहनों को इस दिन परेशान नहीं करना है, वरना देख लेना वो अच्छी भाभी नहीं आएगी, अच्छी भाभी नहीं आएगी तुम्हारी बहन के। तो लड़कियां इस दिन अच्छे पति की, अच्छे भाई की, अच्छी भाभी की कामना करती है। भाई गणगौर है वो क्यों मनाते हैं अपन ये देखते हैं।
गणगौर है वो माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। शिव जी प्रसन्न हुए और पार्वती की मनोकामना पूरी की। तभी से कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए और सुहागने पति की लंबी उम्र के लिए चैत्री तृतीया, अपन ने भी पढ़ा है, चित्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत पूजन करते हैं। विदेश से भारत की महिलाएं बहुत आगे अपने पति को देवता मानती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। ये अपनी संस्कृति के लिए लिखा हुआ है। तो इस दिन क्या हुआ था कि जो पार्वती माता है उन्होंने शिव जी की पूजा करी थी और वर के रूप में उन्हें पाने के लिए उन्होंने पूजा करी थी और व्रत किया था इस दिन। तो अपनी जो माताएं बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी इस दिन शिव जी की पूजा करती हैं और पार्वती माता की पूजा करती है। तो याद रखना अपने को। इसके बाद में कुछ फैक्ट अपन अगर और देखें, एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अपने पास में आता है वो ये आता है कि अपने जो राजस्थानी त्यौहार है उनमें सर्वाधिक लोकगीत है, सर्वाधिक लोकगीत वो कौन से त्यौहार पे गाए जाते हैं? सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा है? सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार वो गणगौर है। सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है वो गणगौर है। अब ये हो गई तृतीया। महीना कौन सा चल रहा है? चैत्र। इधर क्या चल रहा है? शुक्ल पक्ष। तृतीया के बाद में क्या आएगी? चतुर्थी। तो जो जैसलमेर है, जैसलमेर में एक बार क्या हो रहा था कि गणगौर की सवारी निकल रही थी। तो बीकानेर वाले जो लोग थे, पहले भाई धन वगैरह तो होता नहीं था, जो ये अपन देवी देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं जिनको, उनकी सारा जो धन होता है, जो छत्र होते हैं जो सोने चांदी की, वो सब इनके चढ़े रहते थे, इनको श्रृंगार किया हुआ रहता था। तो कुछ लोग क्या लूट लेते थे, गणगौर को लूट लेते थे। गणगौर की सवारी निकल रही है तो गणगौर की सवारी को लूट लेते थे। तो चतुर्थी के दिन, तृतीया के दिन एक बार क्या हुआ कि जैसलमेर में गणगौर की सवारी निकल रही थी। तो बीकानेर के कुछ लोग आए, उन्होंने जो गौर है उनकी, वो गणगौर है वो चुराने का प्रयास किया। तो चुराने का प्रयास किया तो भीड़ भड़ाके में उनसे जो ईश्वर है, जो शिव जी है, उनके वही हाथ लगे, शिव जी को लेके वो निकल लिए। तो इन्होंने तो इस दिन तो इनकी सवारी पूरी हुई नहीं जैसलमेर वालों की। तो जैसलमेर वालों ने इसके अगले दिन, मतलब तृतीया के अगले दिन, चतुर्थी को, बिना बिना ईश्वर की केवल गौर की सवारी निकाली। केवल गौर की सवारी निकाली इस दिन। कहाँ पे? जैसलमेर में। अब ये जो चैत्र के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के जो त्योहार है उसके लिए अपन एक ट्रिक अगर याद करें तो यहाँ पे एक आ गया, एक आ गया, दो आ गया, के बाद में जो चार है वो एक अलग से फैक्ट मान लीजिए अपन। एक आ गया, तृतीया है उसके लिए तीन आ गया, उसके बाद चार आ गया, उसके बाद में एक आ गया, तीन आ गया, उसके बाद में पाँच आएगा। पंचमी लिख लीजिए अपने यहाँ पे। पंचमी को कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं? भी होली आएगी। उसके बाद में जो नाथ द्वारा नाम से एक जगह है राजसमंद में, नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। इसको चूंदड़ी गणगौर भी बोलते हैं। ये नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर है। ये देख लीजिए, ये ईश्वर है, ईश्वर मतलब शिव है, और ये गोरा है, पार्वती है। पंचमी के दिन नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर या चुंदड़ी गणगौर मनाते हैं। ठीक है। अब पंचमी के बाद में सप्तमी नहीं आएगी, अष्टमी आएगी। अष्टमी के दिन अशोक अष्टमी की मनाते हैं। अशोक अष्टमी मतलब अशोक जो वृक्ष होता है उसकी पूजा करते हैं।
याद कर लेंगे अभी अपन ये सारे। पंचमी को नाथद्वारा में अभी तक गणगौर ही चल रही है। तृतीया के बाद में तृतीया को जो नॉर्मल गणगौर है वो मनाई जाती है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया। जयपुर और उदयपुर की गणगौर है वो फेमस है। सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्यौहार है। जो लड़कियां हैं वो अच्छे पति, अच्छा भाई और अच्छी पत्नी, अच्छी भाभी की कामना करती है। और चतुर्थी को केवल गौर की सवारी निकाली गई जैसलमेर में। पंचमी को नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर, चुंदड़ी गणगौर है। अष्टमी को अशोक अष्टमी है। ये अभी तक अपन ने मेन मेन त्यौहार देख लिए। इसके बाद में जो नवमी है, नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। अपना सबसे पहला महीना कौन सा है? उस दिन राम जी का त्यौहार तो आएगा ही। सबसे पहला महीना है चित्र। चित्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। उसके बाद में चित्र मास में जो अमावस्या पूर्णिमा होती है उनमें से कौन सी आएगी? पूर्णिमा आएगी। तो अब जहाँ पे राम जी आएंगे वहाँ पर हनुमान जी भी आएंगे। हनुमान जयंती आएगी इस दिन। हनुमान जी तो राम जी के पीछे पीछे रहेंगे। तो इस दिन हो गई रामनवमी, पूर्णिमा को हनुमान जयंती। अब हनुमान जी उनके फेमस फेमस मंदिर कहाँ पे है अपने पास में? तो एक तो है सालासर। सालासर है चूरू में। सालासर है चूरू में। एक है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी है दौसा में। तो ये जो सालासर में जो बालाजी है इनके लिए कई बार क्वेश्चन आता है कि दाढ़ी मूछ वाले बालाजी कहाँ पे हैं? दाढ़ी मूछ वाले बालाजी, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी है वो सालासर में है। अपन शुरू से देखते हैं, अपन रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। अपने कैलेंडर चलता है ईसवी सन। जो ईसवी सन कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ। ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ, इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ये सूर्य आधारित कैलेंडर होता है। ईसवी सन के 57 वर्ष पहले विक्रम संवत शुरू हुआ। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने शुरू किया। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। ये नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर है। उसके बाद में जो ईसवी सन है, ईसवी सन के 78 साल बाद में 78 ईयर बाद में शक संवत शुरू हुआ। शक संवत है वो राजा कनिष्क ने शुरू किया। 1957 में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय कैलेंडर मान लिया। भारत सरकार ने 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडर मान लिया। विक्रम संवत अपने को निकालनी है तो ईसवी सन में अपन 57 जोड़ेंगे। शक संवत निकालनी है तो ईसवी सन में से 78 घटाएंगे। इसके बाद में जो राजस्थान के त्यौहार है वो विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। विक्रम संवत है वो चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इसमें 29.5 दिन का एक महीना होता है। 354 दिन का एक वर्ष हो गया। तो अपन ईसवी सन से कम दिन हो गए अपने पास में। कितने? एक वर्ष में लगभग 11 दिन हो गए। तो 3 वर्ष बाद में अपन एक अधिक मास जोड़ देते हैं। जो अधिक मास जोड़ते हैं 3 वर्ष बाद में, उस जो वर्ष होता है, अधिक मास वाला वर्ष होता है, उसको तेरूढ़ी वर्ष बोलते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा कि जो चित्र, कोई भी जो महीना होता है उस महीने की सबसे पहले शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से होती है। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन है अमावस्या होता है। शुक्ल पक्ष, दोनों में 15-15 दिन होते हैं। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन है वो पूर्णिमा होता है। सबसे पहले एकम से शुरू करते हैं। जो 15वां दिन होता है वो अमावस्या होता है। उसके बाद में 15वें दिन बाद पूर्णिमा होती है। उसके बाद वापस से पहला दिन है वो कृष्ण पक्ष का शुरू हो जाता है। इस जो चित्र है, चित्र का जो कृष्ण पक्ष का जो 1 से लेकर 15 दिन है वो अलग वर्ष के होते हैं। उसके बाद में शुक्ल पक्ष की एकम को नया वर्ष शुरू हो जाता है तो ये अलग वर्ष के होते हैं। तो अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा जो महीना है वो विखंडित महीना होता है, जिसका एक पक्ष है वो अलग वर्ष में आता है, दूसरा पक्ष है वो अलग वर्ष में आता है, तो वो चित्र मास होता है अपने पास में। इसके बाद में अपन ने देखा कि जो हिंदी महीने हैं वो ईसवी सन वाले जो महीने हैं उनके आधार पर कैसे कैसे उनका नाम रखा गया है। तो जो मार्च अप्रैल है उसमें चित्र होता है। चित्र में नववर्ष आता है, अभी देखा अपन ने। जो चित्र के बाद चित्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये नाम अपने को याद रखने हैं। इसके बाद में अपन एक लाइन देखी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज है, वहाँ से अपने जो त्योहार है वो
वापस आते हैं, मतलब शुरू होते हैं। तीज से अपने त्यौहार शुरू हो गए। ले डूबी गणगौर, मतलब चित्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर है वो त्योहारों को लेकर समाप्त हो जाती है। उसके बाद में अपन ने चित्र के कुछ त्यौहार देखे। चित्र का जो कृष्ण पक्ष है उसकी एकम को दुलंडी आती है, अष्टमी को शीतलाष्टमी आती है। शीतलाष्टमी को बांसवाड़ा भी बोलते हैं। इस दिन बासी भोजन खाते हैं। उस दिन चाकसू जयपुर में मेला लगता है। इस मेले में लोग गधों की खरीद फरोख्त करते हैं, इसलिए इसको गधों का मेला बोलते हैं। इस दिन लोग बैलगाड़ियों द्वारा आते हैं, इसलिए वो बैलगाड़ियों का मेला बोलते हैं। फिर जो एकादशी होती है उस दिन जोहर मेला होता है चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद आ गया शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की एकम को नया वर्ष आता है, नव संवत्सर बोलते हैं इसको। इस दिन बसंती नवरात्र शुरू होते हैं, जो बसंत ऋतु के नवरात्र होते हैं। आश्विन के जो नवरात्र होते हैं उसको, ये दो ही जो नवरात्र होते हैं इनको मनाते हैं अपन। बाकी जो दो होते हैं वो गुप्त नवरात्र होते हैं। तो आश्विन नवरात्र है उसको शारदीय नवरात्र बोलते हैं। तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। गणगौर जो त्योहारों का अंत होता है। जयपुर और उदयपुर की गणगौर फेमस है। जयपुर और उदयपुर की गणगौर है वो प्रसिद्ध है। जयपुर उदयपुर में गणगौर की सवारी तो सभी जगह निकलती है, यहाँ की फेमस है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया। लड़कियां हैं वो अच्छे पति की, अच्छे भाई की, अच्छे भाभी की कामना करती है। वो अपने को उस श्लोक से अपन याद रखना चाहिए तो कान कंवर सो बीरो दे, राई सी बोझाई दे, और तीरो सो चांद दे, चांद सो तीरो दे, मतलब चांद जैसा पति दे। ऐसी मतलब गीत वगैरह गाती हैं। सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा अपने पास क्वेश्चन आ जाए तो गणगौर है। गणगौर में गण का अर्थ शिवजी होता है और गौर का अर्थ पार्वती होता है। गण और ईसर, ईसर भी बोलते हैं शिव जी को, राई बोलते हैं पार्वती को। इसके बाद में तृतीया के बाद में चतुर्थी आ गई। चतुर्थी को केवल गौर की सवारी निकाली जाती है जैसलमेर में, क्योंकि उस दिन उनके जो बीकानेर वाले हैं पड़ोसी है वो उनकी गणगौर को चुराने का प्रयास करते हैं। गणगौर को चुरा नहीं पाते हैं वो, तो ईसर को चुरा के ले जाते हैं खाली। उस दिन उनकी सवारी अधूरी रह जाती है, तो अगले दिन वो केवल गौर की सवारी निकालते हैं। पंचमी में नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर या चुंदड़ी गणगौर बनाते हैं। अष्टमी को अशोक अष्टमी मनाते हैं, अशोक के वृक्ष की पूजा करते हैं। नवमी को रामनवमी, पूर्णिमा को हनुमान जयंती, जहाँ पे राम आएंगे वहाँ पे हनुमान आएंगे। सालासर चूरू मेहंदीपुर दौसा, यहाँ पे मेले लगते हैं हनुमान जयंती को। दाढ़ी मूछ वाले जो बालाजी है वो कहाँ पर है तो सालासर वाले हैं। अपन ने चित्र के मोटे मोटे त्यौहार देख लिए अपन ने। ऐसे करके अपन इंडिविजुअली सारे त्यौहार देख लेंगे। तो आज की क्लास है वो यहीं पे अपन एंड करते हैं। जो आगे के जो महीने हैं उनके सारे त्यौहार है वो नेक्स्ट क्लास से अपन देखेंगे। आज की क्लास है वो 2 लाइनों से मैं समाप्त करना चाहूँगा। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो अपने को रण से भागना नहीं है, अपने को निरंतर प्रयास करते जाना है, पढ़ते जाना है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।